इस टेस्टिंग किट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ता और दूसरे देश जो गलत किट हमें दे दिए हैं उससे हमें निजात मिलती। इतना ही नहीं, आपको थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़े थिंकर हैं मोस्ले एवं हर्जबर्ग, नाम सुने होंगे आप लोग। मोस्ले और हर्जबर्ग जो है ये मोटिवेशन थ्योरी देते। आपने थोड़ा सा प्रयोग किया था लेकिन आपने ये व्याख्या देकर नहीं किया था। मोस्ले एंड हर्जबर्ग ये नाम सुने होंगे सभी लोग। ये जो है मोटिवेशन थ्योरी के जनक माने जाते हैं। मोटिवेशन थ्योरी के जनक माने जाते हैं। मुझे याद है कि मोस्ले ने कहा था कि एक संतुष्टि कारक होते हैं और दूसरे असंतुष्टि कारक होते हैं। आपकी वो नवीन छवि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप जब सत्ता में 2014 में 26 मई को शपथ लिए थे, आपने अपने भाषणों में कहा था कि लोग कहते हैं जो सकारात्मक सोच वाले हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है और नकारात्मक सोच वाले कहते हैं आधा गिलास खाली है। बड़ी अच्छा विचार लगा था। यही विचार ये कहते हैं, मोस्ले कहते हैं कि जो सकारात्मक सोच वाले हैं वो कहते हैं आधा गिलास भरा हुआ है, नकारात्मक सोच वाले हैं वो कहते हैं आधा गिलास खाली है। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपके इतने अच्छे विचार थे कि आपने कहा था आधा गिलास पानी से भरा है और आधा गिलास हवा से भरा है। यानी आपका जो सिद्धांत था वो मोस्ले से बढ़कर मोटिवेशन थ्योरी थी। लेकिन आप अपने ही सिद्धांत से भटकते नजर आ रहे हैं। आपको इस वैश्विक महामारी में, वैश्विक महामारी में पूरी की पूरी तरह मोटिवेशन करना चाहिए। मोटिवेशन में चंद भाषणों से नहीं ये जनता समझने वाली, अलग अलग भाषाओं में, अंग्रेजी में भी संबोधित करना चाहिए। यहाँ तक कि कोशिश करें कि 4-5 इंडिया के बड़े बड़े भाषाओं में आप ट्रांसलेट करके संबोधित करें, जिससे जनता पर एक प्रभाव पड़ेगा। चिकित्सकों के लिए अलग संबोधन हो, पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए अलग संबोधन हो, दवा बनाने वालों के लिए अलग संबोधन हो, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अलग संबोधन हो। ये अलग अलग संबोधनों से निश्चित ही जनता मोटिवेट होती और मोटिवेशन से किसी कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। यहाँ देखे होंगे मोस्ले ने संतुष्टि कारक असंतुष्टि कारक बातें कही थी और कहा था कि इस आधार पर जो संतुष्टि कारक होते हैं ज्यादा सकारात्मक ढंग से कार्य को करते हैं। ये हर्जबर्ग जो थे, इन्होंने उसमें भी 2 वर्ग बांट दिया, संतुष्टि कारक और असंतुष्टि कारक में भी लेवल। उन्होंने कहा कि कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मोटिवेशन के लिए जो पशुता की आवश्यकता होती है उससे व्यक्ति मोटिवेट नहीं होता। हमने क्या कहा? हमने कहा था कि कोरोना वॉरियर्स के दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपया देंगे। हमने केवल भौतिक आवश्यकता की बात कही। हमने आगे क्या कहा कि यदि उन्हें उनके नामों पर हम दिया जलाते हैं या तालियां बजाते हैं, शंख बजाते हैं तो निश्चित ही उनमें जोश होगा, ये सही है। लेकिन यदि हम और घोषणा करते कि कोरोना वॉरियर्स ने जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या देश स्तर पर कार्य करेंगे उनको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा, उन्हें राष्ट्र के रक्षक के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसमें जो भी बेहतरीन सेवा देंगे, चाहे वो जिलाधीश हो, चाहे वो आपके एसपी साहब हो या फिर सेक्रेटरी हो या चिकित्सा सचिव हो या मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हो या फिर नर्स ही क्यों ना हो, जो भी सेवा दे रहे हैं बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के कंट्रोल के लिए कार्य करेंगे, उनको निश्चित ही विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। और कुछ लोगों को इसमें सम्मान देना प्रारंभ भी कर देते तो मोस्ले और हर्जबर्ग के सिद्धांत से एडमिनिस्ट्रेशन को एक नवीन दिशा दिया जा सकता था और देखा देखी लोग भी बड़े पैमाने पर इससे जुड़ते और कोरोना को कंट्रोल करने में अपना सहभागिता निभाते। ठीक इसी ढंग से आपने नाम सुना होगा वुडरो विल्सन का। वुडरो विल्सन जो थे अमेरिकी थिंकर थे और पॉलिटिकल थिंकर के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति भी बने थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में वुडरो विल्सन थे। उन्होंने आपको दिया था कि जर्मनी हार स्वीकार नहीं कर रहा था, मरणासन हो चुका था। वैसी स्थिति में उन्होंने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम को दिया और कहा कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाए और वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक युद्ध को रोकेगा, किसी पर युद्ध का आरोप नहीं लगेगा, सबकी सुरक्षा और संरक्षा का कार्य करेगा। आज
यदि हम ये कहें कि विश्व के स्तर पर इसी ढंग से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी एक संगठन बनना चाहिए, वह संगठन चीन जैसे दुस्साहस करने वाले लोगों जो रासायनिक शस्त्र बना रहे हैं या जैविक हथियार बना रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक मजबूत सैन्य दल वाला संगठन बनता, जो उन पर सीधे आक्रमण करता, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता, तो शायद कोई भी दुनिया का देश ऐसी जुगत नहीं करता। इसलिए आज जरूरत है हमें उस वुडरो विल्सन के सिद्धांत को मानने का, जिन्होंने लीग ऑफ नेशन की थ्योरी देकर और विश्व को नियंत्रित करने का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकने का एक प्रयत्न किया था। और आप जानते होंगे 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना भी की गई। लेकिन ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा हमें एक सिद्धांत दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। आपको शायद पता होगा कि विश्व में आर्थिक मंदी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हो गई थी। जर्मनी पर आर्थिक प्रतिबंध लग गया था, जर्मनी को युद्ध हार जाने की बोझ डाल दी गई थी, सभी देश अपने जो है नेशनलाइजेशन की थ्योरी को अपना लिए थे। आप जानते होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में मानवता के सिद्धांत को और जनता को प्रायोरिटी देने के लिए मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1 हुआ, मिन्नोब्रुक सम्मेलन 2 हुआ, लेकिन मिन्नोब्रुक 1 और मिन्नोब्रुक द्वितीय, इसके बाद फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी हुआ, जिन्होंने बड़े पैमाने पर मानवता को महत्व देकर एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को काफी उदार बनाया गया। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी को अपनाया गया और इस थ्योरी के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर प्रयास किए गए और इसमें काफी हद तक हम सफल रहे। लेकिन जो रूजवेल्ट थे, आपको शायद पता होगा कि अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। ये जो आपके वुडरो विल्सन थे 28वें अमेरिका के राष्ट्रपति थे और रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे और एकमात्र वे राष्ट्रपति थे जो 4 बार राष्ट्रपति रहे थे। रूजवेल्ट 4 बार 4 कार्यकाल के लिए 16 साल के लिए राष्ट्रपति रहे थे। न उसके पहले कोई उतना था और न अब कोई रह सकता है, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्टतः लिखा है कि एक व्यक्ति 2 ही बार अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है 4-4 वर्ष के लिए। रूजवेल्ट ने क्या सिद्धांत दिया था, आपको शायद पता होगा। अमेरिका के पास पैसा भी था, अमेरिका के पास वस्तुएं भी थी। ये मंदी देखिए गजब था कि पैसे भी थी और वस्तुएं भी थी। अब विश्वास का दौर था। अब विश्वास इतना था कि लोग अपने पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि कल क्या होगा। अभी आज थोड़ी सी स्थिति वही है भारत में। हालांकि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि 20 लाख करोड़ की राशि देकर एक बहुत बड़ा गैंग प्लान किया है आपने, एक बहुत बड़ा बूस्टअप किया है इंडियन इकोनॉमी के लिए, आपको सैल्यूट है। ठीक इसी ढंग से 1,70,000 करोड़ का निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करके उन्होंने समझ गई थी कि भारत में कुछ मंदी की स्थिति न हो, और ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा है। ठीक इसी ढंग से अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में इतने संसाधन है, शॉर्टकट में बता रहा हूं, हमारे देश में, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा, हमारे देश में इतने संसाधन है कि सभी लोगों को मैं 10 वर्षों तक खिला सकता हूं और किसी भी वस्तु की और किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दिया, लोगों को सक्रिय बनाया। लोगों को सक्रिय बनाने के लिए क्या कहा, गड्ढा खोदो फिर पैसा देंगे और गड्ढा भरो फिर पैसा देंगे। बैठाकर नहीं दिया। आज हम गलती कर रहे हैं। जनधन योजना के अंतर्गत जितने खाते खुले हुए हैं, आप देखिए जाकर, सभी लोग जिनके भी अमीर गरीब हैं वो सभी लाइन में लगे हैं, मात्र 500 रुपया के लिए दिन भर धक्का मुक्की कर रहे हैं। पैसे की कमी उनको नहीं है, बस फ्री का उनको मिल रहा है। एक अफवाह है कि अगर वो पैसा नहीं उठाए तो उनका पैसा वापस हो जाएगा। हालांकि हम लोग बार बार संबोधन में कहते हैं जो आपके खाते में पैसे चले गए हैं वो वापस सरकार कभी नहीं लेती है, लेकिन अविश्वास के लिए आप क्या करेंगे। ठीक इसी ढंग से जिनको किसान नहीं है वो बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी किसान सम्मान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। आप किसानों को उत्पादन के आधार पर राशि दीजिए, बेवजह राशि जो दे रहे हैं आप, ये राशि से जनता जो है क्रय शक्ति तो बढ़ रही है, मंदी से हम जरूर बच जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। उत्पादन के बढ़ावा के लिए
हमें रूजवेल्ट के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। गड्ढा खोदो फिर पैसा देंगे, गड्ढा भरो फिर पैसा देंगे, यानी लोगों में क्रिएटिविटी रहेगी, लेबरनेस रहेगी, लोग मेहनती होंगे और इस प्रकार जब ये योजना बंद भी होगी तो कार्य करने की क्षमता लोगों में होगी। आज जनता मोबाइल बैठी है, हमें सब कुछ सरकार दे, खाना सरकार दे, ठीक इसी ढंग से घर सरकार पहुंचाए, सैनिटाइजर सरकार दे, मास्क सरकार दे, भोजन सरकार दे, बिजली का बिल माफ कर दे, रेंट सरकार माफ कर दे, अकाउंट में इतने पैसे हमारे भेज दे। अरे भैया कहां से सरकार लाएगी? सरकार लाएगी कहां से? आप ही से लेगी। सरकार के पास आता कहां से है? तो निश्चित ही इससे देश की अर्थव्यवस्था डूबेगा। पैकेज देना एक अच्छी बात है, लेकिन उस पैकेज को ऐसे ही किसी हाथों में नहीं दिया जाए, बल्कि श्रम साध्य लोगों के हाथों में दिया जाए, जिससे देश का उत्पादन हो सके। ध्यान रखेंगे, रूजवेल्ट ने दिया था वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत को। वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत को इंडिया में भी वही लागू करने की आवश्यकता है। नेशनल एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा सिद्धांत दिया था। नेशनल एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उनका दूसरा सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत था एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उत्पादन करो, खेती करो, पुरस्कार आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा। ठीक इसी ढंग से उन्होंने इन सभी फंड के व्यवस्था के लिए एक और काम किया था कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी अभी सरकार को अगर वित्त की आवश्यकता है, मुझे लगता है, क्योंकि बाजार में बहुत पैसे अगर चले जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि पैसे की मात्रा बढ़ने के बाद मुद्रास्फीति हो जाएगी। और ऐसे भी दिखाई पड़ रहा है 6 रुपये आपको करेला मिल रहा है, ठीक इसी ढंग से 6 रुपये आपको घिउरा मिल रहा है। इसी ढंग से 12 से 13 रुपये किलो प्याज हो गया है, आलू भी 12 रुपये 13 रुपये किलो के लगभग मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है एकदम डाउन होती जा रही है। 20 रुपये में 3 किलो खीरा मिल रहा है, 8 से 10 रुपये किलो जो है तरबूज मिल रहा है। किसानों की लागत नहीं निकल रहे हैं। यह सोचने की बात है, किसान बहुत मेहनत करके उत्पादित करता है और मात्र वो जब सेल करता है बहुत कम लागत पर कर रहा है। ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ इंडियन मनी, बाजार में पैसे भर गए हैं, उत्पादन को जो है एकदम से दूसरे प्रकार की स्थिति हो गई। सरकार को यहाँ एक काम करना होगा, उस पैसे को फिर वापस लेने के लिए कुछ न कुछ डिपॉजिट रखने होंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए। सरकार डिपॉजिट करने वालों को यदि ये घोषणा कर दे कि अभी इस कोरोना संकट के दौरान जो भी 3 महीने के अंतर्गत कुछ राशि जमा करेगा, वो एक लिमिटेशन कर दे कि 3 लाख से अधिक राशि जमा नहीं होगी या 4 लाख से अधिक जमा नहीं होगी परमानेंट के नाम पर, उसको हम 8% ब्याज देंगे, 9% इंटरेस्ट देंगे, 10% इंटरेस्ट देंगे, जो सरकार को सुविधा लगे। अगर ऐसा घोषणा करती है तो सरकार के पास बहुत से पूंजी आ जाएंगे, लेकिन उसमें लॉकिंग पीरियड लगा दे कि किसी भी शर्त पर इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो डिपॉजिट्स आएंगे वो 7 साल या 6 साल के अंदर वापस नहीं किए जाएंगे। 6 साल के बाद ही उसे डबल कर दे। 6 साल में हमारी समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएगी और इसी पूंजी से हम कोरोना से निजात पा जाएंगे। जनता की पूंजी जनता में ही लगेगी और देश में आर्थिक संकट की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। ये ध्यान रखना होगा। हम लोग 2 बड़े बड़े सदमे से गुजरे हैं। एक आपको हमने नोटबंदी करके जो है RBI पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया था, और दूसरा कोरोना जो है वैश्विक जो है बीमारी आकर हमारे सामने डाल दी है। अर्थव्यवस्था किस तरीके से हमारा चल रहा है ये निश्चित ही सरकार को परेशानी का कारण बना होगा। इसलिए मेरी राय है कि सरकार को कम से कम इस पर मंथन करना चाहिए और रूजवेल्ट के सिद्धांत फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम को लागू कर देना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमारे बैंकों में आ सके, सरकार के पास आ सके, और उसमें लॉकिंग पीरियड बाई शर्त लगाकर कि अगर बीच में 5 साल या 6 साल के बीच में यदि कोई तोड़ता है तो 20% उनकी राशि काट ली जाएगी। इस शर्तों के साथ रहने पर लोग 6 साल प्रतीक्षा कर सकता है और वैसी स्थिति में सरकार के पास पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में हो सकती है। फिर से एक निवेदन है,
कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रायोरिटी दिया जाए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल एरिया पर डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए इंटरनल जो है स्पीच ज़्यादा दिया जाए, लिखित रूप से सूचनाओं का संप्रेषण ज़्यादा किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीधे मीडिया तौर पर आने पर जनता और राज्य सरकार की नहीं सुन रही है और सीधे सीधे केंद्र की तरफ देख रही है। ये निश्चित ही रूप से एक यूनियन ऑफ स्टेट की ओर मुड़ाव है। हमारे ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 101 सब्जेक्ट सेंट्रल विषय के अंतर्गत रखे गए हैं, अतः और ज़्यादा सेंट्रलाइज की अभी आवश्यकता नहीं है। ये समस्या केवल केंद्रीय स्तर पर नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव स्तर पर भी उत्पन्न हो रही है। खाने पीने की समस्या, ट्रेन और बस परिचालन के अभाव के कारण रोजगार की समस्या, अलग अलग स्टेशनों पर बहुत सारे हमारे लोग लिट्टी बेचकर, चाय बेचकर, समोसा बेचकर, भले ही वो इलीगल तरीके से थे, उनकी रोजी रोटी चलता था, बूट पॉलिश करके लोगों के भोजन चला करते थे, उन लोगों की समस्या काफ़ी बढ़ गई। समराइज रूप में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरी पार्कर फॉलेट के सिद्धांत को, एल्टन मेयो के सिद्धांत को, हर्जबर्ग के सिद्धांत को, मोसले के सिद्धांत को, ठीक इसी ढंग से टेलर के साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी को, मेरी पार्कर फॉलेट की थ्योरी को, इन सब को प्रशासन में अपनाना ही होगा और फीडबैक पॉलिसी के आधार पर क्षेत्र कार्य सीमित क्षेत्रों में पहले किसी भी सिद्धांत को प्रयोग करके तब बृहद स्तर पर लागू करने की आवश्यकता। मैं बार बार कहूँगा कि ध्यान रखेंगे, एक सकारात्मक विपक्ष का होना जरूरी है। मैं किसी भी सरकार का विरोधी नहीं हूं और विरोध नहीं कर रहा हूं, सकारात्मक सजेशन दे रहा हूं कि उक्त सरकार को इस सकारात्मक सोच को स्वीकार करना चाहिए और क्या करना चाहिए आज के लॉकडाउन 4 में, वो थोड़ा सा मैं सजेशन दे रहा हूं। अगर सरकार को अच्छा लगे तो इसे सरकार स्वीकार करे। पहला, सभी ट्रेनों के परिचालन प्रारंभ कर दिए जाए और यह आश्वासन दिया जाए कि सभी उद्योग खुलेंगे जो फिजिकल डिस्टेंस का पालन करेगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था करेगा, बाथरूम वगैरह में सैनिटाइजर की व्यवस्था करेगा, श्रमिकों को मास्क देगा, उन सभी उद्योगों को खोल दिया जाता है और कभी भी कोई भी उद्योग बंद नहीं रहेगा। ठीक इसी ढंग से मेडिकल के लिए चूंकि कोरोना वायरस बढ़ेगा, ये तय है, चाहे हम लाख बंद हो जाए, मनुष्य हैं हम, जीव जंतु जब पिंजरे में बंद स्थित नहीं रहता तो हम बंद कैसे रह सकते हैं। लोग कहता है कि 4 पैर वाले को बांधा जा सकता है, 2 पैर वाले को बांधना संभव नहीं है। मोदी जी हाथ जोड़कर निवेदन आप करते हैं, लेकिन मैं हाथ, मन और दिल सब जोड़कर निवेदन करता हूं कि 4 गोरवा के बन्हा जाई, 2 गोरवा के न बन्हाई बना बन्हाई, बात समझी समझत नहीं छिड़ोगा। आप बांधने की कोशिश करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बाधित कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, इंडस्ट्री को खोलिए, रेल को खोलिए, रेल परिचालन बहुत आवश्यक है। ठीक इसी ढंग से एजुकेशन को भी खोलिए, कॉलेज को भी खोलिए, उसमें हाँ ये जरूर कह दीजिए कि किस आधार पर एक रूल बनाइए जिससे कॉलेज चल सके। जहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ मात्र 20 बच्चों को अनुमति दीजिए एक हॉल में, और जहाँ सप्ताह में 5 दिन 6 दिन कक्षा चलती है वहाँ 3 दिन की ही अनुमति दे। एजुकेशन को भी देना बहुत जरूरी है, उसे अगर बाधित कर दीजिएगा, हमारे बच्चे ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहते, और यदि हम एजुकेशन को और 1-2 माह बंद कर दिए तो ध्यान रखिएगा हमारी पीढ़ियां बहुत ही पिछड़ जाएगी। ऐसे भी जो चाइनीज मोबाइल है, लैपटॉप है या टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस पर हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अच्छे एजुकेशन लेने कतई तैयार नहीं होते। इसलिए मेरी राय है कि फैक्ट्री को खोल दिया जाए, रेल परिचालन बढ़ा दिया जाए, बसों में यात्री की संख्या कम करके बसों को चलाया जाए। ठीक इसी ढंग से कॉलेज को खोल दिया जाए, कोचिंग संस्थान में भी ये व्यवस्था हो, अगर खाली जगह हो और कम बच्चे अगर हो, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, बाहर नल लगे हो, बच्चे हाथ धोकर अगर आ रहे हों, जूता वगैरह मास्क वगैरह पहने हो, तो कोचिंग को भी चलना चाहिए। हम लोग भी अच्छे टैक्स पे में आते हैं मोदी जी, अगर हमको आय ही नहीं होगा तो टैक्स कैसे देंगे? आपकी आय भी घटेगी, मेरी तो घट ही गई है। अगर अच्छी आय होगी तो हम अच्छे टैक्स पेड करने
करने वाले लोग हैं, एडवांस टैक्स देते हैं, मोटी रकम देते हैं, लाखों रुपया से अधिक रुपया देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहने का अर्थ है कि ऐसे कितने संस्था वाले हैं जो मोटी रकम आपको सरकार को देते हैं, सरकार के संचालन में वो सब लाभ होगा और देश का एजुकेशन भी बढ़ेगा और देश की आय भी बढ़ेगी। ठीक इसी ढंग से छोटे छोटे हाट बाजार डिस्टेंस पर अगर लग रहे हैं, लगने दिया जाए। सिनेमा हॉल में भी दर्शकों की संख्या घटाकर अनुमति दे दी जाए। होटल वगैरह अगर चल रहे हैं उसमें भी सीसीटीवी लगा दी जाए। होटल की जवाबदेहिता के आधार पर उसमें जो है भोजन ग्रहण करने वाले को अनुमति दी जाए। 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल इंडिया में बहुत है, जिससे बड़े पैमाने पर सरकार को टैक्स प्राप्त होता है। ठीक इसी ढंग से जीएसटी भी प्राप्त होते हैं, इसको अनुमति दिया जाए। ठीक इसी ढंग से जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य चल रहे हैं उनको भी पूरी तरह परमिशन दिया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि सबको एक डेट फिक्स करके हमारे अलग अलग राज्यों में प्रशिक्षण देने के लिए अलग डॉक्टरों को नियुक्त कर दिया जाए कि लोग किस तरीके से एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन ले कोरोना से संक्रमणित न हो, उद्योग में औद्योगिक कार्य में लगे और कोरोना से संक्रमणित न हो, बस का परिचालन करें और कोरोना से संक्रमणित न हो, ट्रेन का परिचालन करें, कोरोना से संक्रमणित न हो। ये तरीके बताने की आवश्यकता है। बंद होकर कितने दिन हम जी सकते हैं ये समझने की आवश्यकता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इसमें देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर भी देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे गुरु समान लोग भी देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बंदी का कोई समाधान है? नहीं है। ये फैलेगा क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि 2-4 गुरवा को बांधा जा सकता है, 2 गुरवा को बांधा नहीं जा सकता है। सड़कों पर रोक लीजिएगा, खेता खेती लोग चला जाएगा। इस ढंग से ये जो संक्रमण आप देख रहे हैं ये संक्रमण प्रशिक्षण से रोका जा सकता है। अतः लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, अनुसंधान पर खर्च किया जाए, वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर ही WHO से मजबूत एक सैन्यकारी संगठन बनाई जाए जो न तो कोई रासायनिक शस्त्र बना सके, न कोई जैविक हथियार बना सके, न पर्यावरण प्रदूषण कर सके, न नदी प्रदूषण कर सके, न ध्वनि प्रदूषण कर सके। यानी मानवता के खंडन करने वाले कोई भी चीज अगर बनाता है उसके खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई हो, उस देश की नाकेबंदी कर दी जाए। जो आज विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, जिस हिसाब से हमारे मजदूर अव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं, ये दर्द को समझा जा सकता है। तो एक संगठन बनाया जाना चाहिए हर एक जिला में, यानी प्रत्येक जिला में एक ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें चिकित्सक भी हो, हमारे प्रशासक भी हो, हमारे पुलिस ऑफिसर भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो। इसी तरह ब्लॉक स्तर पर बने, नाटक और नुक्कड़ों के माध्यम से लोगों का प्रशिक्षण दिया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन दिया जाए। लेकिन एक नम्र निवेदन है कि हम वैश्विक थिंकर की तरह सोचें। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे अभी नोटबंदी हुआ या लॉकडाउन हुआ, ये तरीका सही नहीं था बंधु। देश हिल गया। हम बनारस गए थे 16 नवंबर को एक शादी में सन 2016 में, और वहां से मैं लौट रहा था। एक लाइन में 1,000 लोगों को मैंने धूप में अपनी आंखों से खड़ा देखा। गाजीपुर वगैरह में, बनारस वगैरह में बहुत आश्चर्य हुआ कि अपने नोट बदलने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इस तरीके से भावना के आधार पर देश के लोगों को कब तक अपने साथ बेवजह जोड़ते रहिएगा? हम सभी देशवासी आपको चुने हैं, आपको मानते हैं, सदा मानेंगे। लेकिन समस्याओं को एक बार समझिए, डिक्टेटरशिप को बंद कीजिए और प्रशासनिक पदाधिकारियों की मीटिंग कीजिए, उनसे राय जानिए। और दिक्कत हो तो मैं नम्र निवेदन करता हूं कि कम से कम लोक का प्रशासन ही नहीं बल्कि एक अच्छा कॉन्शियस माइंड को मैं भी रखता हूं। अपनी बड़ाई खुद करना अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इतना जरूर है कि VN खैरे जो इंटरनेशनल रिलेशन के
बहुत बड़े मृदंड विद्वान है, वो हमारे गुरु रहे, उनके साथ में रहा हूँ। ठीक इसी ढंग से एमबी पाइली के सिद्धांतों को मैं बेहतरीन ढंग से समझा है। रोम की बसु के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन को भी मैंने करीब से समझने का प्रयास किया है। इंटरनेशनल बड़े सेमिनारों में मैंने हिस्सा लिया है और उन सारे अप्रोच के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी वैश्विक स्तर पर निर्णय या राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने से पहले, सामने आने से पहले इंटरनल होमवर्क की बेहतरीन आवश्यकता है, उस पर काम करना चाहिए और इसके रिजल्टेंट क्या आते हैं उस फीडबैक को देखकर तब बृहद स्तर पर उसे लागू करना चाहिए। अकस्मात किसी भी रूल्स को बृहद स्तर पर लागू नहीं करना चाहिए और इसके लिए केवल हम राजनेताओं को दोषी नहीं मानते, न हम मंत्रियों को दोषी मानते हैं, हमारे वो प्रशासनिक स्तर के जो लोग हैं, जो सलाहकार माने जाते हैं, जो किचन कैबिनेट माने जाते हैं, उन लोगों से मेरी भी गुजारिश है कि आप अपनी योग्यता का परिचय दीजिए। आप योग्यता से मुकर नहीं सकते हैं, आप अच्छे जो है परीक्षाओं को पास कर आए हैं। केवल मदिरा पीकर और माल कमाकर देश संचालित नहीं होता। इस देश के मानवता की पुकार है। आज 21वीं शताब्दी में हमारी जनता त्रस्त हो चुकी है और वो भी 2020 में हम 40 हो जाते, लेकिन 2020 में हम लगता है घटकर 0 मत हो जाए। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि अपनी योग्यता का परिचय दीजिए और यदि आपकी योग्यता कुंठित हो चुकी है तो मैं आपके साथ तैयार हूं। किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अप्रोच यदि आपको चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के संचालन में दिक्कतें आ रही है तो आप हमें खोजिए। अवैतनिक बिना वेतन का अपना भोजन खाकर मैं निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक बेहतरीन फीडबैक पॉलिसी से लेकर और फिर डिसीजन मेकिंग थ्योरी को भी आपके सामने रखूंगा और जो 100% पहले सक्सेस होगा, एक छोटे से गांव में परिवार में आप उसे इंप्लीमेंट करके देख लें और तब राष्ट्रीय स्तर पर उसे लागू करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आते हैं फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।